गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कोलोइडल जो सोल है उसकी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे लास्ट के लेक्चर्स में। जैसे आप पढ़ के आए हो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट आपको कराई थी स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सोल। कोलोइडल सोल स्टेबल किस लिए होता है, किसकी वजह से होता है। सेकंड इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रोफोरोसिस। देखो इलेक्ट्रो का क्या मतलब है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोरोसिस का मतलब होता है मूवमेंट। फोरोसिस मीन्स मूवमेंट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कोलोइडल सोल है उसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होंगे, जब आप कोलोइडल सोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का किसी इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव हो जाना ही इलेक्ट्रोफोरोसिस हम बोलेंगे। तो मैं इसको डिफाइन करूंगा। इलेक्ट्रोफोरोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल towards electrodes when electric field is applied. When electric field is applied is called electrophoresis. उसको हम इलेक्ट्रोफोरोसिस बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि सपोज मेरे पास एक ये कोई कोलोइडल सोल है, सपोज आई हैव ए कोलोइडल सोल, ये मेरे पास कोई कोलोइडल सोल है। अब देखो जो कोलोइडल सोल है उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज डिस्पर्स फेज पार्टिकल आर चार्ज पार्टिकल। सपोज आपने ये इलेक्ट्रोड्स इस पे अटैच कर रखी हैं, इलेक्ट्रोड्स आपने अटैच कर रखी हैं, ये जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और इसमें आपने कोलोइडल सोल को फिल किया है। इसमें आपने कोलोइडल सोल को फिल कर दिया। कोलोइडल सोल, तो मैंने बताया था कि कोलोइडल सोल में क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज होता है। जैसे मैंने बताया था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है, मेटल के हाइड्रोक्साइड, ये पॉजिटिव सोल है। आर्सेनियस सल्फाइड है, ये नेगेटिव सोल है, क्योंकि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। सपोज मैं अगर कहूँ कि ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल होगा इसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल उन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो इसके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, इन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। तो हम देखेंगे कि ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, दीज विल मूव टुवर्ड्स दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स फेज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो इसी को मैंने बताया है कि दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। फोरोसिस है मूवमेंट किसका, डिस्पर्स फेज पार्टिकल का किसी इलेक्ट्रोड्स की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसको हम इलेक्ट्रोफोरोसिस बोलेंगे। अब देखो क्या होता है कि आगे जाके हम कोलोइडल सोल के ना कोएगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाके मूव करेंगे, तो ये अगर नेगेटिव प्लेट की तरफ जाके मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पे जाके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल अगर न्यूट्रलाइज हो जाए या बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाए तो इट विल फॉर्म ए कोएगुलेट, प्रेसिपिटेट वो बना देगा, कोएगुलेशन हो जाएगी। बट यहाँ मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफोरोसिस, उसमें सीखेंगे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और नेगेटिव होते तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सपोज यहाँ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पॉजिटिव है तो दे विल मूव टुवर्ड्स
दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अगर नेगेटिव होते तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करते हैं। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। सेकेंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारी होगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, उसको हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोल देंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होगी इलेक्ट्रोफोरोसिस। तीसरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है हमारी इसमें इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अगर यही काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करवाएं तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि यहां डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे जो कि सॉल्वेंट है, अंडर दी इन मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम लिखोगे किसके थ्रू, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन under the influence of electric field is called electroosmosis, तो यहाँ ऑस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम मूव करेंगे बट इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। जैसे कि अगर सपोज आपके पास एक ही कंपार्टमेंट है और इसमें आपने कोलोइडल सोल को डाल रखा है, इसमें आपने डाल रखा है कोलोइडल सोल, और एक आपने यहां मेम्ब्रेन भी यूज कर रखी है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहां एक कंपार्टमेंट आपने बनाया है, एक कंपार्टमेंट जैसे यहाँ बनाया है, और यहाँ जैसे आपने इलेक्ट्रोड सप्लाई कर दी, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और सपोज ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इसमें आपके पास ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है इट अलो ओनली दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, क्योंकि इसमें कोलोइडल सोल में, यहाँ है आपके पास कोलोइडल सोल, कोलोइडल सोल में क्या होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो हैं उसका साइज कितना है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में है। तो अब आप क्या देखोगे कि इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम है उस पर भी चार्ज है और जो डिस्पर्स फेज है उस पर भी चार्ज है। चार्ज ना होता तब भी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते मूव करते कहाँ, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जो कि डिस्पर्सन मीडियम में यहाँ पे उसको बोल रहा हूँ। तो अगर यही काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कराएं, प्लेट्स हमने अप्लाई कर दी, तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब देखो क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज होता है, अगर डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, और अगर डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, और अगर डिस्पर्सन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इट विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो डिस्पर्सन मीडियम का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना ही इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है। अब देखो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आता है और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होगी इसमें इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फोर्थ जो हमारी फोर्थ हमारी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हम पढ़ चुके। फोर्थ जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन या इसको प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हो,
या इसको हम फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं, फ्लोकुलेशन। कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन। देखो क्या होता है कि जो आपके पास कोलोइडल सोल है, जो आपके पास कोलोइडल सोल है, कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर आपस में जुड़ जाएं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर आपस में जुड़ के एक बड़े साइज का पार्टिकल जिसको मैं प्रेसिपिटेट बोलता हूं, अगर वो बना देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता ही तब है जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो व्हाट इज कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन? तो हम इसमें कहेंगे कि देयर इज कॉम्बिनेशन या एग्रीगेशन, आप कह सकते हो कि एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ dispersed phase particle to form precipitate, yet to change into precipitate is known as coagulation। कोएगुलेशन में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल इकट्ठे जुड़ जाएंगे, तो इसी को हम कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। अब देखो, कोएगुलेशन अगर किसी भी कोलोइडल सोल का होता है तो उसके रीजन क्या है, मतलब कैसे आप कोएगुलेट कर सकते हो, हाउ कोएगुलेशन कैन बी कैरिड आउट, तो उसके मेथड हम पढ़ेंगे। मेथड फॉर कोएगुलेशन, मेथड ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन जो होगा ना, उसके मेथड हम पढ़ेंगे, कैसे कोएगुलेट हो जाएगा। जैसे इसके अलग अलग मेथड हैं, by adding electrolyte, सेकेंड है जैसे इलेक्ट्रोफोरोसिस, तीसरा इसमें by म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, फोर्थ है जैसे by dialysis for long time, काफ़ी देर तक आप डायलिसिस कर दो। तो ये कुछ मेथड हैं, ये डिस्कस हम करेंगे। तो फर्स्ट है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं अगर कहूँ कि मेरे पास कोई कोलोइडल सोल है, अब कोलोइडल सोल में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, चाहे तो पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। सपोज आपके पास कोई कोलोइडल सोल है, अब कोलोइडल सोल में क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सपोज दीज आर डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम भी इसमें है। तो हमें ये पता है कि जो कोलोइडल सोल है उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो हैं, डीपी के जो पार्टिकल हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज कौन सा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई ना कोई चार्ज होगा, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होता है डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के ऊपर। अब अगर हम क्या करें, सपोज मैं एक अगर कहूँ कि ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो देखो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल आपस में कंबाइन नहीं हो सकते, बिकॉज लाइक चार्ज है, रिपेल करेंगे। तो अगर ये पार्टिकल सारे आपस में जुड़ जाएं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं, तो मैं ये कहूँगा कि दे विल फॉर्म कोएगुलेट। अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो पॉजिटिव स्पीसीज हैं, सपोज नेगेटिव भी हो सकते हैं, और अगर ये सारे कंबाइन हो जाएं तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगी। तो अब हम क्या करें कि बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर दें, ऊपर से हम क्या ऐड कर दें, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसका जो अपोजिट आयन होगा ना, वो इन पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल के साथ जुड़ के उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो गए फिर वो आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पास सोल है और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन, इन इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन्स आपने डाल दिए। सपोज ये इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन्स हैं, और ये नेगेटिव आयन क्या करेंगे कि
जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं इनके साथ जुड़ जाएंगे। सपोज मैं अगर कहूँ कि ये पॉजिटिव आपके पास डिस्पर्स फेज का पार्टिकल था और इसके साथ ये नेगेटिव पार्टिकल जुड़ गया, ये तो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है और ये आयन है, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। दे विल चेंज इनटू न्यूट्रल या दे विल गेट न्यूट्रलाइज। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ के न्यूट्रल बन जाते हैं फिर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आपस में जुड़ सकते हैं। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं अब इन पे कोई चार्ज नहीं रहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट का आयन था सपोज नेगेटिव आयन, उसने डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर दिया। और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं दे कैन कंबाइन विद ईच अदर। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम किसी भी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर दें और न्यूट्रलाइज होने के बाद वो आपस में जुड़ जाएं और वो कोएगुलेट में बदल जाएं, तो दिस इज नोन एज कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन। तो पहला मेथड क्या है कि कोएगुलेशन का बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो आप ऐड कर रहे हो उसकी वजह से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल कोएगुलेट हो जाते हैं। अब अगली बात यह आती है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड कितना किया जाए, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कितना किया जाए ताकि जो कोलोइडल सोल है उसकी पूरी तरह से कोएगुलेशन हो जाए, तो उसको हम कोएगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया तो है, बट कितना किया वो हम सीखेंगे इसमें। तो उसके लिए मैं कोएगुलेशन वैल्यू आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट की। तो कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन वैल्यू क्या होगी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट जो आप ऐड कर रहे हो, सपोज ये जो कोलोइडल सोल है ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की कितनी अमाउंट डाल दी जाए ताकि जो ये कोलोइडल सोल है ये पूरी तरह से कोएगुलेट हो जाए, तो दिस इज नोन एज कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहाँ इसको डिफाइन कैसे करूँगा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, minimum amount of electrolyte which is added to 1 liter of colloidal sol so that complete coagulation will take place, ताकि कोलोइडल सोल की पूरी तरह से कोएगुलेशन हो जाए, इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए कोलोइडल सोल में ताकि कोलोइडल सोल पूरी तरह से कोएगुलेट हो जाए, दिस इज नोन एज कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो अगर कोएगुलेट होता है कोई भी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल अगर प्रेसिपिटेट में बदल जाएंगे, उसके लिए एक लॉ दिया गया है, हार्डी एंड स्क्लूज ने इसको दिया था, तो वो हम पढ़ेंगे। हार्डी एंड स्क्लूज लॉ फॉर कोएगुलेशन, हार्डी एंड स्क्लूज लॉ फॉर कोएगुलेशन। देखो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रोलाइट जो आपने ऐड किया है उसका अपोजिट आयन डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ जुड़ के उसको कोएगुलेट में बदलेगा। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट आयन न्यूट्रलाइज करता है किसको, कोलोइडल सोल को। तो पहला तो यही पॉइंट है कि जो इफेक्टिव आयन होगा जिसकी वजह से कोएगुलेशन हुआ है वो आयन होगा जिस पे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का अपोजिट चार्ज होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्टिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दैट आयन हैविंग अपोजिट चार्ज टू कोलोइडल सोल, हैविंग अपोजिट चार्ज टू कोलोइडल सोल। इफेक्टिव आयन वो होगा जिसकी वजह से कोएगुलेशन होता है, और जो आयन इलेक्ट्रोलाइट का जिसकी वजह से कोएगुलेशन हुआ है उसको हम कोएगुलेटिंग आयन बोलते हैं।
तो अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज कोएगुलेटिंग आयन, तो आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन है जिसकी वजह से कोएगुलेशन हुआ है। द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन इज नोन एज कोएगुलेटिंग आयन। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि इफेक्टिव आयन कौन सा होगा, जिस पे अपोजिट चार्ज होगा, किसके अपोजिट, जो आपका डिस्पर्स फेज पार्टिकल है इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट आयन कोएगुलेटिंग आयन बोला जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसका। देखो इलेक्ट्रोलाइट का जो कोएगुलेटिंग आयन होगा, उस कोएगुलेटिंग आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उस इलेक्ट्रोलाइट की आयन की पावर ज्यादा होगी। तो मैं यहां कहूंगा कि ग्रेटर दी वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, greater the valency of coagulating ion, more is the coagulating power of ions of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के आयन की पावर ज्यादा कब होगी, जब उस आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा हो जाएगी तो पावर उसकी उतनी ही ज्यादा। तो ये दो पॉइंट है किसके, हार्डी एंड क्लूज लॉ के। अब देखो इसमें एक दो बातें और हम सीखेंगे। कोएगुलेशन किसकी वजह से हुआ है, फर्स्ट आपको बताया है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन जिसकी वजह से कोएगुलेशन होगा उसको हम कोएगुलेटिंग आयन बोलेंगे। आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि जो कोएगुलेटिंग पावर होगी किसी भी आयन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कोएगुलेटिंग वैल्यू, कोएगुलेटिंग वैल्यू। और कोएगुलेटिंग वैल्यू आपको बताया है कि 1 लीटर कोलोइडल सोल में इलेक्ट्रोलाइट कितना डाल दिया जाए, दैट इज नोन एज कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो जिस आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी ना उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी आयन की। जैसे अगर मैं ये कहूं कि सपोज मेरे पास एक ये सोल है, सपोज फेरिक हाइड्रोक्साइड का मेरे पास सोल है और मैंने आपको बता रखा है कि ये पॉजिटिव सोल है। तो अब अगर इस फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल है पॉजिटिव सोल, इसकी अगर कोएगुलेशन करनी है तो आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे, इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन क्या करेगा, इसकी कोएगुलेशन करेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो मैंने इसमें आयन डाल दिया फॉस्फेट आयन, कोई इलेक्ट्रोलाइट, एक सल्फेट आयन के सल्फेट आयन आप यूज कर रहे हो और एक क्लोराइड आयन। तो मैं ये कहूंगा कि फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड ये 3 कोएगुलेटिंग आयन हैं। इनमें से वैलेंसी किसकी ज्यादा है, फॉस्फेट आयन की, तो पावर भी तो इसी की ज्यादा होगी ना। तो 3 आपको इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने हैं जिसकी वजह से कोएगुलेशन हुई। तो कौन सा आयन आपको कम डालना पड़ेगा, फॉस्फेट आयन आपको कम डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। जैसे कि अगर इस पे मैं कहूं कि इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये अकेला पार्टिकल 3 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जिस कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू तो कम है बट पावर ज्यादा है, क्योंकि ये हमें कम डालना पड़ेगा, ये ज्यादा डालना पड़ेगा और ये और भी ज्यादा डालना पड़ेगा। तो जिस आयन की कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रोलाइट आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में कम अमाउंट में डालना पड़ता है ताकि कोलोइडल सोल को पूरी तरह से हम क्या कर पाए, कोएगुलेट कर पाए। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास एक कोलोइडल सोल है और अगर मेरे पास ये नेगेटिव सोल है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम पॉजिटिव आयन डालेंगे किसके, इलेक्ट्रोलाइट के। एक तो आयन है आपके पास एल्यूमिनियम आयन, एक आपके पास जैसे बेरियम आयन है, एक आयन है जैसे आपके पास Na+ आयन। सपोज दीज 3 आर दी कोएगुलेटिंग आयन। तो इनमें से कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा किसकी है, एल्यूमिनियम आयन की, क्योंकि वैलेंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। तो कौन सा कम अमाउंट में डालना पड़ेगा, एल्यूमिनियम आयन कम डालना पड़ेगा और सोडियम आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट वो आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जिस आयन की कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, यानी कि कम डालना पड़ेगा वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करने के लिए, कोएगुलेशन करने के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक ही हमने पढ़ा है कि कोएगुलेशन कैसे आप करोगे, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात हमने पढ़ी है
बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट इसमें आपको बताया है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का अपोजिट आयन जाके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा है इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहले ही आपको बता चुका हूं कि जैसे आपके पास ये कोई कोलोइडल सोल है, सपोज यू हैव एनी कोलोइडल सोल, और कोलोइडल सोल पे नेगेटिव चार्ज है, कोलोइडल सोल पे नेगेटिव चार्ज है, और ये प्लेट है जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर कोलोइडल सोल पे नेगेटिव चार्ज है, मैं कह रहा हूं कि दीज आर डिस्पर्स फेज पार्टिकल, और इन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है डिस्पर्स फेज पार्टिकल, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव प्लेट पे जाके ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगी। जैसे मैं अगर कहूँ कि दीज नेगेटिव स्पीसीज, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट पे जाके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रल अगर हो गया पार्टिकल फिर इकट्ठा जुड़ सकता है, और इकट्ठा अगर जुड़ गया तो कोएगुलेशन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है। थर्ड आप इसमें देखोगे कि बाय डायलिसिस फॉर लॉन्ग टाइम, बाय डायलिसिस फॉर लॉन्ग टाइम, काफी टाइम तक डायलिसिस कर दो। देखो डायलिसिस में मैंने आपको सिखाया है कि डायलिसिस में डिस्पर्सन मीडियम मूव करेगा। देखो काफी, आपके पास कोई कोलोइडल सोल है, आपके पास ये कोई कोलोइडल सोल है, और कोलोइडल सोल में क्या होगा, डिस्पर्स फेस पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज होता है, और मैंने आपको बताया है कि जो कोलोइडल सोल है उसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से है, कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होती है। जैसे मैंने आपको जब कोलोइडल सोल की प्रिपरेशन कराई थी उस टाइम भी बताया था कि हमने पेप्टाइजेशन करी थी और इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया था। तो कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से होती है। अगर आप कोलोइडल सोल में से सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकाल दोगे तो जो कोलोइडल सोल होगा उसकी क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन हो जाएगी। तो आप क्या करो कि डायलिसिस कर दो। डायलिसिस मैंने आपको करवाया है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल। अगर आप डायलिसिस काफ़ी देर तक करवाते रहोगे तो डिस्पर्सन मीडियम जो है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, पास आउट हो जाएगा, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी पास आउट हो जाएंगे। तो जो कोलोइडल सोल है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर कोलोइडल सोल अनस्टेबल हो गया तो वो क्या करेगा, कोएगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। इसमें देखो हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में आपके पास एक कोलोइडल सोल ये है, दूसरा कोलोइडल सोल ये है, यू हैव टू कोलोइडल सोल। अब जैसे ये कोलोइडल सोल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, सपोज अब ये पता है आपको कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये आपके पास सोल है आर्सेनियस सल्फाइड का, और आपको ये पता है कि कैसा सोल है, नेगेटिव सोल है। तो हम क्या करें कि दो अपोजिट सोल वाले सॉल्यूशन को आप मिला दो, मिक्सिंग कर दो उनकी, और जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इस पे नेगेटिव चार्ज हो, तभी न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि दीज टू सोल आर मिक्स्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव सोल की एक अमाउंट आपने मिक्स कर दी, तो ये पार्टिकल इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, या ये मैं कहूँगा कि ये पार्टिकल इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो दो अपोजिट सोल, एक कंसंट्रेशन आप देख के भाई इतनी कंसंट्रेशन इस कोलोइडल सोल की है, इतनी कंसंट्रेशन इस कोलोइडल सोल की है, तो दो अपोजिट कोलोइडल सोल को आप मिक्स कर दो तो उसकी वजह से भी कोएगुलेशन हो सकती है, किसकी, कोलोइडल सोल। क्योंकि कोएगुलेशन तब होगी जब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएं, और न्यूट्रल बनाने के मेथड आपको बताए हैं कि या तो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर दो, जो इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन होगा कोएगुलेटिंग आयन, उसकी वजह से कोएगुलेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कर दो, इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्पर्स फेज पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कोएगुलेशन हो जाएगी। और बताया आपको डायलिसिस कर दो काफ़ी देर तक, सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा तो कोएगुलेशन हो जाएगी। फिर है बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, अलग अलग चार्ज जो है कोलोइडल सोल के, उनके एक अमाउंट लेके आप उनको मिक्स कर दो तो भी कोएगुलेशन हो सकता है। तो ये थी हमारी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसकी, कोलोइडल सोल की। नेक्स्ट लेक्चर पे एक तो हम पढ़ेंगे गोल्ड नंबर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक आएगा उसमें एमल्सन। तो बेटा बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। कीप वाचिंग द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।